है कि नहीं? अच्छा, ठीक है, स्टार्ट करो। अच्छा, हम लोग देखो इक्वेशन स्टार्ट किए थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज पहला वाला कंप्लीट किया। ये वाला जो एक्सरसाइज था ये कंप्लीट किया था, और इसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ नंबर तक जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो है यहाँ एक्सरसाइज बी से जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आवाज का इशू हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप में आंसर देते जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आवाज मेरा भी नहीं आ रहा है तो पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप में कम्युनिकेशन होता रहेगा तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा आवाज पहुंच रहा है, ठीक है। इस बीच में अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक्सरसाइज बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बी, तो इसमें सबसे पहले बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52 एंड देयर डिफरेंस इज 2, द नंबर्स आर। तो हमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो नंबर्स के दिए हुए हैं, वो दो नंबर्स के जिसके टोटल 52 है, डिफरेंस 2 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? हमें इक्वेशन बनाने का जरूरत नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ये जो है ऑप्शन से ही आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शंस में ऐड करके देखेंगे कौन से दो डिजिट्स यहाँ पर जो दो दो नंबर दिए हुए, कौन से दो नंबर का टोटल 52 और डिफरेंस 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। अच्छा, ठीक है, मुझे दिख गया ऑप्शन सी आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा, बिकॉज 27 प्लस 25 ये हो जाता है 52, और 27 माइनस 25 करने से आ जाएगा 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, इस तरीके से मुझे आंसर दे दीजिए, ठीक है। वन हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ एट साइड इज 4 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बोला है, तो रेक्टेंगल कैसे होता है? रेक्टेंगल का मतलब ये ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसका ऑपोजिट दो साइड बराबर होगा, ठीक है। ऑपोजिट दो साइड, मेरा टेढ़ा मेढ़ा है। ये हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। इसके ऑपोजिट दो साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल है, इसमें अगर डायगोनल का मतलब क्या हो जाता है? डायगोनल का मतलब है कोना कोनी, मतलब अगर ऐसे ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ नहीं, मतलब ये एक कोने से जाके दूसरे कोने तक, ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी होगा। दो डायगोनल होगा एक रेक्टेंगल के अंदर, एक्चुअली दो डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें बोला क्या है, यहाँ पर हमें बोला है वैसे अगर स्क्वायर होता तो भी दो ही डायगोनल होता। डायगोनल मतलब साइड बाय साइड, ठीक है, कोना कोने। तो डायगोनल जो है रेक्टेंगल का वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर है। चाहे ये लाइन देख लेते हैं, चाहिए, क्योंकि डायगोनल दोनों ही बराबर हो जाएगा। एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, और एक साइड इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग 4 सेंटीमीटर कौन सा साइड है ये हमें नहीं बोला। रेक्टेंगल का दो अपोजिट साइड बराबर होता है, ठीक है। ये दो जैसे दो साइड बड़ा और दो साइड छोटा होगा, ठीक है। तो हम इसको 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं, हम इसको भी मान सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बोला नहीं है कि कौन कितना होगा। कौन सा वाला साइड 4 सेंटीमीटर है, इट्स एरिया। अब मुझे बोला है कि इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। अब डायगोनल रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता? रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला बांग्लादेश आयतक्षेत्र क्षेत्रफल। नहीं याद है कुछ नहीं। रेक्टेंगल का एरिया भी याद नहीं है। देखो বাংলাতে তো হয় দৈর্ঘ্য গুণিত প্রস্থ, एल इंटू बी, ठीक है। तो लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है।
लेंथ मतलब ये 4 सेंटीमीटर, और एक जो हमें नहीं पता, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेक्टेंगल का आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो अब मुझे अगर रेक्टेंगल का आंसर निकालना है तो फिर हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो ये स्क्वेयर, ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में जब हम लोगों ने डायगोनल ड्रॉ किया तो हम लोग देख सकते हैं दो हमारे पास क्या आया है, ट्राइंगल निकल के आया है। मतलब ऐसे तो हमें एक ही ड्रॉ करने बोला है, मैंने दो ड्रॉ करके दिखाया है, वो बात अलग है। हमें एक ही डायगोनल ड्रॉ करने के लिए बोला था। तो ये देखो, ये डायगोनल हो गया। अब जैसे ही डायगोनली एक लाइन लगा दिया तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, इधर से इधर वाला, और इधर भी एक रेक्टेंगल बन गया। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अगर मुझे ये पता चल जाए ये वाला साइड कितना है, ये अगर मुझे पता चल जाए तो फिर ये आधा एरिया पता चल जाएगा, फिर ये आधा एरिया पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर ये और ये पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। तो मुझे बेसिकली ये वाला साइड निकाल लेना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर मानेंगे तो ये वाला साइड निकालना पड़ेगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना है? ये बीच से ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ करने से जो दो ट्रायंगल बना है, ये दो, ये ट्रायंगल को क्या ट्रायंगल बोलेंगे? बोलो, ये कौन सा ट्रायंगल है? इस ट्रायंगल में एक 90 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल का भी तो ये सब 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री है। किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, उसे कौन सा ट्रायंगल बोला जाता है? कोई भी आइडिया? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं इसे। বাংলাতে বলে সমকোণী ত্রিভুজ। राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एक फेमस फॉर्मूला है। पता है क्या होता है? एक फेमस पर्सन का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। बोलो, फेमस पर्सन का फॉर्मूला है। पता है लेकिन अभी शायद नहीं बोलता अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलते हैं ना। तो আমরা তো বাংলাতে এটা বলি লম্ব স্কয়ার प्लस भूमि स्क्वायर इक्वल टू अतिभुज स्क्वायर। जो भी है, तो वो तो बंगाली में बोलते हैं। बाकी देखो, हम लोग का यहाँ पर ये जो है इसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो एच का स्क्वायर, ठीक है, ये जो है इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। आवाज आ रहा है, ठीक है, आप बोल सकते हैं। बी, ये बेस का स्क्वायर, और ये एल्टीट्यूड भी होता है ए, ठीक है। बाकी एबीसी कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एच का वैल्यू क्या होगा? एबीसी के हिसाब से ही बोल दो, मैंने तो एच लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो। एच का स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना होगा? एच मतलब है ये वाला, हाइपोटेनस मतलब ये वाला। राइट फाइव। एंगल ट्रायंगल, हाँ 5 स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो साइड होता है इसे एच बोलते हैं, 5 स्क्वायर। अच्छा, और बी, ये ट्रायंगल का ये ऐसे और ये ऐसे, तो इसका बेस का वैल्यू क्या है? बेस तो निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल को देखे तो यही उसका बेस है। और एल्टीट्यूड हमें पता है कितना है, 4 स्क्वायर। बाकी ठीक है, इसमें अगर गलती से इसके इसको इधर उसको उधर भी कर देते हो तो आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। 25 - 16, मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि बी स्क्वायर की जगह 4 स्क्वायर लिख दिया और ए स्क्वायर को ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 25 - 16 हो जाता है 9, तो बी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी हम लोग का हो जाएगा √9, यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू पता चल गया 3। तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ कौन सा है? लेंथ कौन सा है, 4 है कि 3 है? वैसे एमसीक्यू में इसका नॉलेज का जरूरत नहीं है, फिर भी लेंथ कौन सा वाला है, ये लंबा या फिर ये छोटा वाला? लेंथ मतलब जो लंबाई में होता है ना, वो लेंथ है। जो লম্বাই में होता है वो लेंथ होता है, মানে এটা দৈর্ঘ্য আর এটা প্রস্থ। যেটা ছোট হয় ওটাকে বলে width, আর যেটা বড় হয় সেটাকে বলে लेंथ, যে সাইডটা। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बट पता नहीं किसी जगह जरूरत हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब 12 का आंसर क्या होगा, मतलब इसका यूनिट क्या होगा? बाकी ये सेंटीमीटर बोला था, लेकिन इसका यूनिट होता है,
जैसे ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, वो तो दिख रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होता है? एरिया का आंसर क्या होता है? कैसे लिखना पड़ता है एरिया का आंसर? स्क्वायर में मैम होता है। बांग्ला के बॉर्गो सेंटीमीटर। बोलो एक बार बोलो, কি বলছো? বাংলাতে কি বর্গ সেন্টিমিটার? হ্যাঁ হ্যাঁ, বর্গক্ষেত্র নাকি? না, বর্গ একক বলে। এবারে যদি সেন্টিমিটার হয় সেন্টিমিটার, মিটার হলে মিটার। বর্গ একক বলে আমার যতটা মনে হচ্ছে, একক মানে ইউনিটটা। এবার সেন্টিমিটার হলে সেন্টিমিটার লাগবে, যা হবে সেটা লাগবে। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर ही आंसर लिखना है। अगर ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर भी है, स्क्वायर सेंटीमीटर है, गलती से सेंटीमीटर पे टिक करके आ जाते हैं तो लगेगा सही करके आए हैं, बट वो सही नहीं होगा, क्योंकि एरिया का स्क्वायर में आंसर होता है। ठीक है, 2 यूनिट मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो स्क्वायर हो जाता है। अब बोला है डिवाइड 56 into 2 parts such that 3 times the first part exceeds 1/3 of the second by 48 the parts are। तो यहाँ पर ये सारे पार्ट्स का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, कि पार्ट्स क्या क्या होगा। तो बोल रहा है डिवाइड 56 into 2 पार्ट, तो 56 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने बोला है। वो 2 पार्ट क्या हो सकता है? या ऑप्शन ए है तो 20 36, ऑप्शन बी है तो 25 31, ऑप्शन सी है तो 24 32, या फिर नन ऑफ दिस। लेकिन सिर्फ ये होने से तो नहीं होगा। अगर ये सबको ऐड करते हैं हम लोग तो शायद हर एक केस में 56 ही होता है। ये दोनों का ऐड करने से 56, ये दोनों का ऐड करने से 56, ये दोनों को ऐड करने से 56। ठीक है, बट इतने से तो काम नहीं बनेगा, थोड़ी ना सारा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन ऐसा वो पार्ट्स होना चाहिए 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एक्सीड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड बाय 48। तो वो चेक करके मुझे वो कौन सा आंसर हो, मतलब आंसर चेक करने के लिए हमें वो सेकंड जो कंडीशन है उस पे ट्राई करना पड़ेगा ना। फर्स्ट कंडीशन में तो सारा ही आंसर आ रहा है 56, सभी पार्ट्स को टोटल करने से 56 आ ऑप्शन ए। रहा है। ऑप्शन, ऑप्शन ही आंसर दिखा देते हैं। 3 का आंसर हो गया हम लोग का, ऑप्शन है सही आंसर। ठीक है, 56 इसका 2 पार्ट करेंगे हम लोग। पहले ए से ट्राई करते हैं और ए ही हम लोग का आंसर होगा। तो 20 और एक बोला है 36, तो 20 और 36 को ऐड करने से 56 होता है। फिर यहाँ पर बोला है 3 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स, मतलब 20 का 3 टाइम्स करना है। तो 20 का 3 टाइम्स हो गया 60। ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं एक्सिड्स 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट का मुझे करना है 1/3, तो 36 का 1/3 करने से आ जाएगा 12, और ये दोनों में डिफरेंस बोल रहा है 48 का आएगा। तो ये देखो ये मैच हो गया, इसका मतलब आंसर मेरा हो जाएगा 3 का 8। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर में बोला है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10। बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसके जो भी डिजिट्स है, 2 डिजिट का नंबर मतलब 2 नंबर्स होंगे, जैसे कि 37 2 डिजिट नंबर है, 7375। ठीक है, अब बोल रहा है 2 डिजिट्स को ऐड करने से 10 होगा। ये सभी में आएगा, 3 + 7 करेंगे 10 आएगा, 7 + 3 करेंगे 10 आएगा, बस 7 + 5 करने से 10 नहीं आएगा। मतलब ऑप्शन सी हमें अब हमारे ऑप्शन से हटा देना चाहिए। मतलब हम लोग इसको हटा सकते हैं कि भाई इस पे चेक करने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 और 5 का एडिशन 10 नहीं होता है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन से मैच ही नहीं कर रहा है। तो आंसर या तो ए होगा या तो बी या फिर नन ऑफ दिस। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, इस नंबर से अगर 18 को माइनस किया जाता है द डिजिट्स इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। तो फिर जो आंसर आएगा उसमें जो डिजिट्स मिलेंगे वो दोनों इक्वल डिजिट्स होंगे, मतलब दोनों डिजिट ही सेम होगा। तो कौन सा होगा? 73। मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी फोर्थ का आंसर। तो ऑप्शन ए हमें दिया था 37, अगर कोई ट्राई करेगा तो हम बता देते, क्योंकि बाई चांस अगर फर्स्ट ऑप्शन से कोई ट्राई कर रहा है। अब अगर हम लोग 37 से माइनस कर भी देते हैं कितना 18, तो हमारे पास आंसर आता है उसमें 19। तो डिजिट्स तो बराबर नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग का आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये ए नहीं होगा, हम इस पे क्रॉस लगा देते हैं। बी जो है वो 73 है, तो 73 में 7 + 3 से होता है 10, और 73 से अगर हम लोग 18 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
क्या हो रहा है आगे, माइनस 73 माइनस 18, 55। ठीक है, दोनों डिजिट बराबर आ गया, यही पूछा था। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर वाला क्या बोला है। फिफ्थ नंबर में बोला है द फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द सिक्स्थ पार्ट बाय 4, द नंबर इज, मतलब कोई एक नंबर है जिसका फोर्थ पार्ट करेंगे और सिक्स्थ पार्ट करेंगे, तो बोल रहा है फोर्थ पार्ट जो है वो सिक्स्थ पार्ट से 4 एक्सिट कर जाएगा, मतलब 4 ज्यादा होगा, 4 वैल्यू से ज्यादा होगा, तो नंबर कौन सा होगा। तो सभी पे ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले बोला है 84, तो 84 पे ट्राई करके देखते हैं। तो 84 में हम लोग क्या करेंगे, इसका 1/4 भी निकालना पड़ेगा और 1/6 भी निकालना पड़ेगा। फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 होता है और सिक्स्थ पार्ट मतलब 1/6 होता है। 6 भागों में भाग करना, पार्ट का मतलब होता है भाग। 21 84/6, 14। अच्छा, अब ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है होना चाहिए 4, तो आ गया 7। तो ये 7 आ गया, तो ये वाला तो नहीं होगा, फिर ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे चेक करेंगे। 44, 1/4 यानी 11, 1/6 मतलब तो पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे ट्राई करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 1/6 हम निकाले नहीं, क्योंकि 44 का 1/6 करने से इतना आइडिया मुझे लग रहा है पॉइंट में हो जाएगा। अगर नहीं आता है आइडिया, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर तो अलाउड है, कैलकुलेटर थोड़ी ना मना है, तो खुद से चेक करके देख सकते हैं पॉइंट में। अब पॉइंट में आएगा तो डिफरेंस अभी 4 आ सकता है, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो फिर हम सेकंड वाले पे क्यों ट्राई करें। अब बचा है सी 48, अदरवाइज हम लोग का डी ऑप्शन होगा, तो इस पे भी हम ट्राई नहीं करेंगे। सी ऑप्शन है हम लोग का 48, 1/4 और 1/6, तो ये हो गया। और इस 12 से 8 हटाने से 4 है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये पूछा था। सिक्स नंबर, 10 years ago, the age of a father was 4 times of his son. 10 years hence, मतलब 10 साल बाद, the age of the father will be twice that of his son. The present age of the father and son. तो यहाँ पर ये जो भी आंसर्स है वो सभी प्रेजेंट एज का दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा। करेंटली क्या सिचुएशन है, करेंटली बोल रहा है 10 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। 10 साल बाद ये होगा, 10 साल पहले ये है, करेंट एज ये चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग एक एक ऑप्शन से कैलकुलेट करके देखेंगे। हम लोग पहले ऑप्शन ए लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है 50 और 20, फादर और बेटे का एज। ठीक है, तो फादर का 50, बेटे का 20। तो पहले 10 ईयर्स एगो दोनों का एज बोलो। अगर ये प्रेजेंट एज है, ऑप्शन प्रेजेंट एज पे दिया हुआ है ना, तो 10 ईयर्स एगो एज क्या होगा। 40 और 10। 40 और 10 हो जाएगा। अच्छा, अब 10 ईयर्स एगो 40 और 10 तो पता चल गया, लेकिन हमें 10 ईयर्स एगो का कंडीशन जो बोला था वो भी चेक करेंगे कि 10 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। क्या इसमें ये चीज फुलफिल हो रहा है, क्या बेटे का एज पिता के एज से 4 गुना है। सॉरी, पिता यस का मैम। एज, हाँ 4 गुना, उल्टा बोल दिया मैंने गलती से। ठीक है, ये मतलब जो फादर का एज है वो बेटे से 4 गुना है। ठीक है, तो 40। अच्छा, अब 10 ईयर्स हेंस वाला निकालेंगे। 10 ईयर्स हेंस मतलब 10 साल बाद एज क्या होगा। अगर अभी किसी का एज 50 है तो 10 साल बाद क्या होगा। 60 और 30। 60 और 30। अब इसमें जो कंडीशन दिया वो भी अगर हो जाएगा तो ऑप्शन ए आंसर होगा। तो 10 ईयर्स हेंस द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। तो इन दोनों के एज में 2 गुना वाला कंडीशन होना चाहिए। तो 2 गुना हो रहा है, बेटे का एज 2, फादर का एज जो है वो 2 गुना है बेटे से, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो आंसर फिर ऑप्शन ही होगा। बाकी में अगर चेक करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, ए से मैच हो गया। अब सारे आंसर्स देखना पॉसिबल नहीं होता, फिर भी अगर चाहो तो एक हम बता देते। जैसे देखो, इस पे अगर ट्राई करेंगे तो 10 साल पहले 60 वाला एज 50 हो जाएगा, 20 वाला 10 हो जाएगा। तो ये देखो, ये 4 टाइम्स हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। अब इस पे भी अगर देखेंगे तो 10 साल पहले 45, 10 साल पहले ये हो गया 15, 15 का 4 टाइम्स होता नहीं है 45। ठीक है, एक ही आंसर होगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 आंसर कभी नहीं हो सकता। ठीक है,
और एग्जाम में तो हो ही नहीं सकता है। फिर 7th नंबर में देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3200, मतलब दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 3200 एंड द कोसेंट विद द लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, द नंबर्स आर। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट करने से 3200 होगा, पहला कंडीशन। तो अगर देखेंगे तो सारे ऑप्शंस में मल्टीप्लाई करने से 3200 ही होगा। 16 इंटू 200 3200, 160 इंटू 20 ये भी 3200 होगा, क्योंकि 16 इंटू 2 32 होता है, 3200 ये हो जाएगा। बस ये नहीं हो रहा है 3200, ये हो जा रहा है 1800। तो ऑप्शन में से इसे हम लोग हटा ही सकते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन हमें चेक करके कोई फायदा नहीं है। और ये भी आ रहा है 3200, मतलब ए बी या डी में से कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन 3200 चेक करने पे सभी हमें लग रहा है कि हमारा आंसर हो सकता है, तो फिर हमें दूसरा वाला ट्राई करना चाहिए। बोला है कि द क्वोशिएंट व्हेन लार्ज नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, जब लार्ज नंबर स्मॉलर नंबर से डिवाइड होगा तो क्वोशिएंट जो है वो 2 आना चाहिए। तो ये कौन से वाले में आ रहा है वो हमें चेक करके आंसर बताना पड़ेगा। चेक करते हैं 7th नंबर, 7th का ए ऑप्शन में हमारा 16 और 200, ठीक है। तो 16 इंटू 200, पहला बात है ये 3200 हो रहा है। लेकिन जब लार्ज नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्वोशिएंट मतलब যেটাকে বাংলাতে বলে भागफल, तो ये तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली 2 कहाँ से आ जाएगा, ये तो पॉइंट में आएगा। कैलकुलेटर को पता नहीं क्या हो जाता है इसमें, डिवाइडेड बाय 16, तो ठीक चल रहा था कुछ नहीं। तो ये वाला नहीं होगा क्योंकि ये 12.5 आ गया, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी पे देखते हैं, 160 और 20। 160 डिवाइडेड बाई 20 करने से 8 आएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें तो बोला है 2 आना चाहिए। सी पे तो चेक करेंगे ही नहीं, बिकॉज सी पहले ही मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3200 आता ही नहीं है। 80 40 देख लो, हमें ये सारा चेक करने का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि 80 डिवाइडेड बाई 40 करने से 2 आता है, ठीक है। फिर भी लिखा है तो मैंने कंप्लीट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2, ऑप्शन डी, ठीक है। 8th नंबर, 8th नंबर में बोला है द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। इफ 5 बी एडेड टू द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी, द फ्रैक्शन इज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पर ये सभी ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये देखो ये 5 है, ये 7 है, तो फिर देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ये वाला और न्यूमरेटर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 ये 7 जो है डिनोमिनेटर जो है वो 2 से ज्यादा है, ये कंडीशन सभी जगह पे फुलफिल हुआ है अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन सभी जगह पे फुलफिल हो गया। 3 और 1 मतलब 2 का गैप, ठीक है। 7 और 9 यानी कि 2 का गैप, 3 और 5 यानी कि 2 का गैप। तो इससे तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है इफ 5 भी एडेड टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में अगर हम लोग 5 ऐड करते हैं तो बोल रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन और जो चेंज फ्रैक्शन है उसमें उसमें डिफरेंसेस कितना होगा, यूनिटी का, मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन 1 यूनिट से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर चेक करते हैं ऑप्शन ए 5/7 बोला, ठीक है। तो 5/7 इसमें अगर हमें न्यूमरेटर में 5 ऐड करना पड़े तो ये हो जाएगा 10/7। तो क्या यूनिट से बढ़ा, एक वैल्यू से बढ़ा। 5/7 अगर 10/7 हुआ तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 5/7 का हुआ, तो ये तो 1 नहीं हुआ, तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन बी पे ट्राई करते हैं, मतलब ये वाला नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी पे ट्राई करते हैं, दैट इज 1/3। 1/3 में हम लोग 5 ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 ऐड करने बोला है न्यूमरेटर में, तो 6/7। तो पहले था 1/3, अभी हुआ है 6/7। तो डिफरेंसेस यूनिट का हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि यूनिट का डिफरेंस होने वाला है, देख लेते हैं। अच्छा ये सॉरी 3 था, मैंने 7 क्यों लिख दिया, वो पहले वाला 7 था तो गलती से इसको लिख दिया।
तो ये हो गया 3, ये 3, 6/3, तो ऐसे रख देते हैं। वैसे 2 कर सकते हो लेकिन कैलकुलेशंस के लिए हम ऐसे रखते हैं। तो 1 - 6, तो ये हो जाएगा 5/3 या -5/3, जो भी बोलो, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ये 5/7 लिखा हुआ है, मतलब पहले पुराना वाला वैल्यू लिखा था। तो वैसे भी देखो, ये बोला है कि नया वाला वैल्यू पुराने से 1 बढ़ जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, ऐड होने के बाद इंक्रीज हो जाएगा फ्रैक्शन, नया वाला फ्रैक्शन पुराने से 1 ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब नया वाला फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब मुझे अगर माइनस करना ही है तो मुझे 10/7 -5/7 इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। बाकी लिख दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर करना चाहो तो ऐसे कर लो, एक ही बात है। हमें तो ऑप्शन चेक करने से मतलब है। यहाँ मैंने लिख दिया 10/7 5/7, तो इंक्रीमेंट जो है 5/7 का हुआ, जो कि 1 नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, इधर 1 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है कि ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/3, तो 5/3 हो गया। तो 5/3 तो फिर यूनिट इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब एक वैल्यू से इंक्रीज नहीं हुआ, 1 डिजिट से इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर सी ऑप्शन में बोला था शायद 7/9, ठीक है। तो 7/9 में अगर हम 7 में 5 ऐड करते हैं तो ये फ्रैक्शन नया वाला बन जाएगा 12/9। अब 12/9 और 7/9 का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं, वो देखना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है हम लोग का 5/9, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आंसर ये डी होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो कोई एक ही आंसर होगा। तो इससे कंफर्म है कि यही वाला होगा, फिर भी चेक कर सकते हैं हम लोग। बाकी एग्जाम में ऐसा हो तो मतलब आराम से हम लोग डी पे टिक लगा सकते हैं। 3 + 5, तो 8/5, ठीक है। 8/5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 8/5 -3/5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 3, 5/5, यानी कि 1, ठीक है। तो एक एक यूनिट से इंक्रीज हुआ, तो यही बोला था। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9, 3 person मिस्टर रॉय पॉल एंड सिंह टुगेदर हैव 51, तीनों के पास मिला के 51 रुपीज है। मिस्टर पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस देन मिस्टर रॉय, दे हैव द मनी एज, मतलब उन तीनों के पास किस तरीके से पैसे है, दिस वन ये पूछा है। बोलो कौन सा आंसर होगा। और ये जो आंसर दिया हुआ है, जैसे जैसे पूछा है ना, रॉय सिंह और पहले बोला है रॉय पॉल और सिंह, तो इसका मतलब ये पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से दिखा है। मतलब जो भी ऑप्शंस है वो नाम के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। मतलब पहला वाला डेटा हमें रॉय को बता रहा है, दूसरा पॉल और ये सिंह, ठीक है। तो सभी आंसर उसी तरीके से बने हुए हैं। तो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही सही है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन ए। यहाँ पर आंसर है 20, 16 और 15 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कंडीशन क्या बोला है, अच्छा, रॉय पॉल और सिंह, आर पी और एस, पहला बात है इन तीनों का टोटल हो जाना चाहिए हम लोग का 51। चेक कर लेते हैं, 20, 16 और 15, पहला ये वाला है 51। एंड सेकेंड ये बोला है कि पॉल हैज 4 लेस देन मिस्टर रॉय, तो पॉल के पास जो है मिस्टर रॉय से 4 कम है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। मिस्टर रॉय के पास पॉल के पास 16 रुपीज है, मिस्टर रॉय के पास जो है 20 रुपीज है। तो पॉल के पास मिस्टर रॉय से 4 रुपए कम है। और मिस्टर सिंह हैज गॉट 50 लेस देन मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय से सिंह के पास 5 रुपए कम है। मिस्टर रॉय से सिंह के पास 5 रुपए कम है, ठीक है। मिल गया, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10th नंबर। 10th नंबर में बोला है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, द डिजिट्स इन टेंस प्लेस इज 3 times द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, इफ 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज, ठीक है। तो बोला है नंबर नंबर में 2 डिजिट है, तो ये सारे ऑप्शन 2 डिजिट के ही दिए हुए। द डिजिट इन द 10 प्लेस, 10 प्लेस का डिजिट है यहाँ पर 3, यहाँ 9, ये 9, ये 9, ठीक है। 10th डिजिट वाला नंबर इज 3 times द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस से 3 गुना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो यूनिट प्लेस से 3 मल्टीप्लाई करने से 10th प्लेस वाला नंबर दिख रहा है।
एक ही नंबर है 93। 93 में एक ही नंबर है 93, और कोई नंबर है ही नहीं 93 में। ये यूनिट, यूनिट प्लेस का मतलब एको আর এটা হয়ে গেল 200 মানে 10th प्लेस। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि दो डिजिट वाला नंबर है 10th প্লেস মানে দশকের ঘরে যে নাম্বারটা আছে সেটা হচ্ছে এককের ঘরে নাম্বারের 3 গুণ, তাহলে এককের ঘরে 3, এর মধ্যে 3 মাল্টিপ্লাই করলে 3 गुण होता है 9। वो एक ही नंबर था जिसमें 3 टाइम्स, मतलब 93। ये यूनिट, यूनिट प्लेस का मतलब जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं कि एको के घर, तो एको के घर। तो यहाँ पर बोला है देखो 10th प्लेस मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हमें पता है चीज लेकिन हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो 10th प्लेस का मतलब ये वाला हो जाएगा, यूनिट प्लेस मतलब एको। तो ये सब याद करते रहो, ठीक है। मैंने भी याद किया, याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी इंग्लिश में भी तो हमें करना है ना, तो फिर ये हैबिट करना पड़ेगा। तो 93, तो 3 में बोला है 3 टाइम्स होना चाहिए, तो वैसे तो पता ही चल गया ये आंसर होगा। बाकी किसी में देखो 4 में 3 मल्टीप्लाई करो नहीं आता, 2 में 3 नहीं होगा, 9 में 3 नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। बाकी और कंफर्मेशन चाहिए तो 54 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा। तो 93 में 54 सब्ट्रैक्ट करके देखो, डिजिट रिवर्स होने का मतलब 39 आना चाहिए। रिवर्स मतलब चेंज हो जाएगा, यूनिट प्लेस से 10th, 10th का यूनिट प्लेस हो जाना चाहिए। तो 93 माइनस 54 करके देखते हैं 39 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का 10th का हो जाएगा सी, ठीक है। 11 नंबर, 11th में बोला है वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर बाय 6 एंड अदर हाफ बाय 4। तो एक नंबर को आधा आधा कर लेना है, ठीक है। फिर आधा में से आधा पोर्शन को 6 से डिवाइड करना है और आधा पोर्शन को 4 से डिवाइड करना है। एक नंबर को दो दो आधे आधे पार्ट में डिवाइड करना है, एक आधे पार्ट को 6 से, दूसरा आधा पोर्शन को 4 से डिवाइड करना है। देन टू एडेड द टू क्वांटिटीज, और जो आंसर आएगा उस दोनों आंसर्स को ऐड करना है, ठीक है। ये बोला गया था। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5। स्टूडेंट ने क्या किया, नंबर को ही 5 से डिवाइड कर दिया। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर देन द नंबर वाज। तो जो करने बोला गया था और जो उसने कर दिया गलती से, उसमें दोनों आंसर में डिफरेंस 4 का आ गया। मतलब सही क्वेश्चन जो पूछा गया था, सही आंसर, और जो रॉन्ग आंसर है उसमें डिफरेंस 4 का आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट ऑफ द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से गलत वाला आंसर 4 कम आया है, तो नंबर कौन सा वाला होगा, 320, 400 या फिर 480। ट्राई करके देखना पड़ेगा। बोलो कौन सा होगा पहले। 320 को दो, हाँ 480 सही है। 320 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 160, 160। और 160 को क्या करने बोला था, डिवाइडेड बाय 6 एंड 4। तो ये डिवाइडेड बाय 6 और ये डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये तो ठीक है चलेगा, बट इसमें ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर इस अगर ये पॉइंट में आएगा तो फिर दोनों का टोटल जब करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो गलत किया गया क्वेश्चन में, मतलब गलत तरीके से जो आंसर दिया गया उसका आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर 4 तो आ नहीं सकता है, पॉइंट से माइनस, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 160 डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये आ जा रहा है 26.666 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों को हमें ऐड करने बोला गया था, ये करेक्ट जो है कैलकुलेशन हमें करने बोला गया था। इसने गलती से स्टूडेंट ने क्या किया, इस नंबर को ही डिवाइडेड बाय 5 कर दिया है। तो 320 डिवाइडेड बाय 5, तो गलत आंसर और सही आंसर में डिफरेंस 4 का आना चाहिए। लेकिन जो आंसर मेरा पहले पॉइंट में है तो उसमें डिफरेंस 4 कैसे आएगा, अगर 4 आता भी है 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे ये कंफर्म है कि इस तरीके के नंबर पे हमें चेक करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 400 पे भी हम लोग चेक नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ये देखो, ये नहीं हुआ। 400 पे भी हमें चेक नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, 400 का आधा 200 और 200, 200 डिवाइडेड बाय 4 तो एक हमें राउंड फिगर देगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये फिर से वो पॉइंट वाला आ जाएगा, तो इस पे चेक करना ही नहीं चाहिए। सी जो कि आंसर है वो सही है। ये इसको आधा आधा करेंगे तो ये हो गया 240, ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 60, ये 40, ठीक है। अब ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 480 को डिवाइडेड बाय 5 कर दिया है गलती से, तो फिर ये होता है 96, और 96 और 100 का डिफरेंस 4 होता है, यही पूछा। तो आंसर ऑप्शन सी सही था, ये वाला होगा 480।
अच्छा, अब 12th नंबर का देख लेते हैं। 12th नंबर में बोला है if number of which the half is greater than 1/5 of the number by 15, then the number is। बोल रहा है if a number of which, एक नंबर है जिसमें the half, उस नंबर का half is greater than 1/5 of the number, उस नंबर का half और उस नंबर का 1/5 जो है उनमें जो डिफरेंस है वो 15 का है। ठीक है, तो नंबर कौन सा है? तो देख चेक करके कौन सा। 50। हाँ, सही बात, 15। हाफ होता है 25, 1/5 होता है 10। ठीक है, तो ये निकाल लिया हम लोगों ने, हाफ और 1/5। तो बोला है हाफ जो है 1/5 वाले वैल्यू से 15 ज्यादा है, तो हाँ ये 10 है, ये 25 है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया? 15। तो हाफ वाला जो वैल्यू है वो 1/5 वाले वैल्यू से 15 ज्यादा है ऑब्वियसली। 10 में 15 ऐड करेंगे तो ही इतना आएगा, तो फिर ये वाला हम लोग का आंसर हो गया। तो ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर दिया है साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें मेथड्स दिए हुए अलग अलग, जो कि हमें सीखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमें इस तरीके से सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह जो 9 में सीखते हैं ना हम लोग, एलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है, तो ये हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। एक्सरसाइज सी इसीलिए स्टार्ट करेंगे, तो एक्सरसाइज सी। ठीक है, ये हमें बोला है कि सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन का मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1 है, -1, 1 1 2 1, ये 1 और -2, तो हमें चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे चेक करके देखेंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमारा इक्वेशन है 3x + 4y 7 और 4x - y 3, 4x - y 3। अच्छा, अब ऑप्शंस है 1 -1 फर्स्ट वाला था, सेकंड है 1 1, 2 1 और 1 -2, 2 1 और 1 -। अच्छा, तो अब हम लोग ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन इसे करेंगे, तो 3 और ये 1 पुट कर दिया। पहले 1 पुट करेंगे, मतलब ये देखो, ये x का आंसर है, ये y का आंसर है। ठीक है, तो 4 y के जगह पे -1 पुट करेंगे। 7 आना चाहिए, क्या 7 आएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, 7 नहीं आ रहा है। अब आगे इस पे और चेक करने का जरूरत नहीं। सेकंड वाले पे, जब पहले वाले पे ही नहीं मैच हुआ, तो सेकंड वाले पे हो तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों पे मैच होना चाहिए ना, तब ना हुआ सोल्यूशन। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। चलो ऑप्शन बी से चेक करते हैं, या ए वाला चेक किया, बी से चेक करते हैं। 3 × 1 + 4 × 1, हाँ ये तो 7 आ जाएगा, दिख रहा है। 3 + 4, ये हो गया मेरा 7। अच्छा, अब सेकंड वाले इक्वेशन पे भी अगर हो जाता है तो फिर मेरा आंसर यही वाला होना चाहिए। तो ये हो गया 4 - 1 यानी 3, तो ऑप्शन बी से आंसर आ गया। सी नहीं होगा, देख लो, 2 यहाँ पर लगाएंगे तो 6 + 4 7, पहला वाला इक्वेशन तो मैच हो रहा है, लेकिन सेकंड वाला देखते हैं। 4 × 2 8, 8 - 1, 8 - 1 3 नहीं होता है। ठीक है, और डी एक ही आंसर होगा। ठीक है, दो आंसर नहीं होता है। और ये 1 - 2 भी चेक करके देख सकते हैं, 3 और -8, 3 - 8 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, 3 - 8 7 नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा, एक ही आंसर होगा। हम लोग सारा आंसर चेक करेंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, तो एक्स वाई का कौन सा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो हम इक्वेशन लिखते हैं x/2 + y/3, यहीं पर करके दिखा देते हैं। ये सब पीछे करके टाइम वेस्ट है। x/2, ये वाला x/2 + y/3 = 2, और यहाँ पर x + 2y = 8। तो हम पहले 3 और 2 से चेक करते हैं। तो ये x का वैल्यू 3/2 और ये हो जाएगा 2/3, तो ये 2 आएगा। ये 2 आना पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि 3/2 जो है वो पॉइंट पे आ जाएगा। चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पर 9 हो गया। अगर हम एलसीएम भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 13/6, तो ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं।
ऑप्शन बी -2 और -3, तो -2/2 -3/3, तो कितना हो जाएगा -1 और ये हो गया -1, -1 में -2, तो यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो फिर ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सी से ट्राई करते हैं, 2 और 3 दिया हुआ है, तो 2/2 ये बन सकता है, चांसेस है। तो 1 + 1 2 हो गया, और x का वैल्यू कितना है 2 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 + 6 मतलब 8, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हम लोग इस तरीके से चेक कर लेते हैं, तो 2 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, ठीक है। फिर थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड अगर बताना चाहते हो तो बोल सकते हो, कौन सा है, ट्राई करके देखो। ऑप्शन ए। ए से ही हो जाएगा, हाँ। ये देखो P/P + Q/Q, तो P/P + Q/Q 1 + 1 ये 2 हो गया, पहला तो मैच हो ही गया। x + y यानी P + Q भाई, ये तो दिख ही रहा है, ये P और ये Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का आंसर हम लोग का हो जाता है ऑप्शन ए। फिर फोर्थ नंबर पे देखते हैं, द सोल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन क्या होगा, 1/4 1/3 3 4 4 3 इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे, ए से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। पता तो है नहीं कौन सा होगा, तो 1/4 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 16 और 1/4 का, और ये हो जाएगा 5, तो ये हो गया 20 और 4 9/20। चलो ये तो आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर ये भी आ जाता है तो फिर आंसर ए ही होगा। तो अब देखते हैं, 20 × 1/4 -27 × 1/3, तो ये हो जाएगा 5 9 45 4/45, हाँ वही चाहिए हमें, 4/45 ही तो चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर पहले वाले ऑप्शन से हो जाता है तो बेस्ट होता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो तो डिपेंड करेगा क्या होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर 5 और 2 दिया हुआ है, इससे ट्राई करेंगे। पहले 4/5 -5/2, ठीक है, इक्वल x + y + 3/10 एंड 3xy ये दिया। एक काम करते हैं, पहले इस पे ट्राई करते हैं, अगर इस पे हो जाता है देन इस पे करेंगे, क्योंकि इस पे थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो जो आसान सा इक्वेशन दिख रहा है पहले उस पे ट्राई करते हैं। तो 3 × 5 × 2 इधर वाला, तो ये हो जाएगा 6, और 10 × y - 6, y मतलब 2 2 - 5, तो ये हो जाएगा 10 × -3, तो ये तो हो जाएगा मेरा -30। तो ये तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, तो ए, इसका मतलब ए का आंसर, ये वाला ए आंसर से नहीं होगा, ठीक है। फिर बी से चेक करते हैं, फिर से यही वाले पे चेक करेंगे पहले, अगर हो जाता है देन दूसरे वाले पे। 3 × -2 × -5 30, 10 × y - 6 मतलब -5 -2 होगा, क्योंकि y - 6 है, ठीक है। तो 10 × -5 + 2, तो ये हो जाएगा 10 × -3, तो ये हो जाएगा -30। अच्छा, ये भी क्या हम लोग का -30 आ रहा था, ये सब मल्टीप्लाई था, नहीं -30 तो नहीं आ रहा था, ये +30 आ रहा था, मतलब ऑप्शन बी से भी नहीं होगा, बट 2 और 5 से हो सकता है। इसका मतलब या तो ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी या डी में से सी में होगा। 2 × -5 है, तो ये +2 कर देते, ये -5 मतलब ये -30 हो जाएगा, और +2 ये +2 होगा, और ये -5 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, फिर माइनस हो जाएगा, यानी ये 7 हो जाएगा, तब तो ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग x 2 ले रहे हैं और y -5 ले रहे हैं, तो -30 तो इधर आ जा रहा है, 3 × 2 × -5, लेकिन 10 × y - 6 जब कर रहे हैं तो y ये वाला है -5 और x है 2, तो y - 6, तो ये करने से हो जाएगा -7, -7 मल्टीप्लाई करने से -70 होगा, इसका मतलब सी ने। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो रहा है, अब ए बी सी तीनों ही नहीं हुआ तो आंसर डी होगा, चेक करें या ना करें, ठीक है।
फिर भी चेक कर लेते, चलो ये 2 है तो यहाँ पर 3 × 2 × 5 तो ये हो जा रहा है 30, 10 × 5 - 2 क्योंकि y - x बोला है, इस बात का ध्यान रखना है, तो 10 × 3 30 हो गया। ठीक है, अब इस पे भी चाहो तो चेक करके देख सकते हैं, ये तो मैच हो गया। चलो इस पे भी चेक कर लेते, 4/2 - 5/5 तो 4/2 5/5 मतलब 1, तो इसका आंसर हो जाता है 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है किसके साथ बराबर है, x + y मतलब 2 + 5 / x × y + 3/10 मतलब ये भी मेरा 1 आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ये हो गया 7 और ये हो गया 10, तो ये हो गया 3/10, तो ये एलसीएम करने से 10 होगा, 7 + 3 10, 10 10 कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो ठीक है, मैच हो गया। वैसे भी दिख रहा था कि देखने का जरूरत नहीं, एग्जाम में इस तरीके से फालतू का मेहनत करने का जरूरत नहीं, यहाँ थोड़ा कंफर्मेशन के लिए कर लिया मैंने, एक तसल्ली के लिए कि भाई हाँ डी से होगा, कंफर्म होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम में जब पहला 3 फेल हो जाए तो कंफर्म डी वाला ही होगा। द पेयर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सा पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पहले ए से ट्राई करेंगे हम लोग। ए 16 + 5 × 4 कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, आएगा, ये देखो 36 आना। ठीक है, अच्छा इसी से 5/3 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं 16 + 4 16 - 4 तो 16 + 4 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12। क्या ये कैंसिल आउट करने से 5/3 आएगा, 4 5 20 4 3 12 5/3। ठीक है, तो आ तो रहा है, तो 6 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब दोनों ही मैच हो गया तो और आगे देखने का क्या चल। 7 7 का आंसर क्या होगा, 7th में देखो बोल रहा है कि x - 3y 0 होना चाहिए, मतलब ये और ये दोनों वैल्यू बराबर होगा तभी ना 0 आएगा, तो ये और ये वैल्यू दोनों बराबर कब होगा देखना पड़ेगा। अगर x मेरा 4 है और y 12 है तो ये तो होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि x 4 y 12 12 × 3 तो ये 0 कैसे आएगा, ये 36 और ये 4 है, तो ऑप्शन ए से तो नहीं होगा। ऑप्शन बी 12 - 3 × 4, हाँ ये बन जाएगा, 12 - 12 करेंगे 0 हो जाएगा, x + 2y 12 + 2 × 4 तो 12 + 8, हाँ मैच हो रहा है, मतलब ऑप्शन बी होगा। 7th वाला आंसर हम लोग का ऑप्शन बी। 8 8th में बोला है द साइमल्टेनियस इक्वेशन 7x - 3y = 31 9x - 5y 41 द सोल्यूशन कौन से वाले आंसर से मैच होगा, तो देखो कौन से वाले आंसर से मैच होगा, 7 × -4 पहले वाले से ट्राई कर, -3 × -1 कितना आना चाहिए 31, 28 + 3 नहीं, ये तो 31 कैसे आएगा, ये तो प्लस माइनस में 28 प्लस है माइनस है और ये 3 जो है प्लस है, तो ये 25 -25 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा अब ये -1 और 4 पे ट्राई करते हैं, 7 × -1 और 3 × 4, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी से ट्राई करें, सी से कितना आएगा 28 माइनस ऑफ 3 × -1 तो 28 माइनस में +3, ये आ रहा है 31। अब ये इसी से ये भी अगर हो जाए तो फिर यही आंसर होगा, 9 × 4 -5 × -1 तो ये हो जाएगा 36 + 5 41। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 9। देखो 9th नंबर वाला क्या आंसर होगा, 1.5 है, 1.8 आना चाहिए। ठीक है, तो 1.5 × 0.5 चेक करते हैं, 2.4 × 0.4 आना चाहिए 1.8, अगर होता है तो आंसर होगा ऑप्शन में 1.5 × 0.5 0.75 प्लस 2.4 into 0.4 0.96 plus 0.75
1.71 हो गया, तो ये तो नहीं होगा, 8 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो खत्म। ठीक है, ऑप्शन बी अगर उल्टा मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये अगर 0.4 हो जाएगा और ये 0.5 होगा, तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट आता है। ऑप्शन बी इसी तरीके से दिया हुआ है, तो 1.5 इंटू 0.4 0.6 प्लस 2.4 इंटू 0.5 1.2 1.8। चलो हाँ, एक तो मैच हुआ। अब ये भी अगर हो जाए तो आंसर यही वाला है, 2.5 और x प्लस 1 मतलब 0.4 प्लस 1, तो 2.5 इंटू 1.4, ये आंसर आ रहा है 3.5। और 7y का मतलब 7 इंटू 0.5, हाँ तो 7 इंटू 35 होता है, ये पॉइंट हो जाएगा, कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो। ये आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। टेंथ नंबर वाला, 10th नंबर वाले में द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कौन सा एक्स वाई का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो 1 और 2 है, तो यहाँ पर अगर पुट करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 3 और 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस मतलब 1 माइनस 2, तो ये आंसर चेक करने का जरूरत नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस में आंसर आएगा, जबकि ये 3 तो प्लस में है। ठीक है, अगर ये 3 आ भी जाता है, वैसे आएगा नहीं, ये 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा, फिर इससे ट्राई करते हैं, बी वाला, 3 -1 और -2, -1 माइनस ऑफ -2, तो 3 माइनस 3 2 1 माइनस माइनस में +2, तो ये हो जाएगा -1 और 1, -1 + 2 मतलब 1। ठीक है, लेकिन ये तो 3 है, तो ऑप्शन बी से भी नहीं होगा। अभी 2 ही ऑप्शन बचा है, सी और डी, तो सी से ट्राई करते हैं। 1 प्लस ये हाफ है, ठीक है, हाफ मतलब 1.5 लिख सकते हैं हम लोग। हाफ का मतलब होता है 1 सॉरी 0 पॉइंट, 0.5, तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगा, बाकी ऐसा नहीं करके 1/2 भी रख के किया जा सकता है, जैसा ठीक लगे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आसान होगा, 1 माइनस 0.5, तो ये हो गया 3/1.5 और 2/1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 होता है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये हो जाता है 2, और 2 डिवाइडेड बाई 0.5 ये हो जाता है 4, 4 + 2 होता है 7, तो नहीं होगा, तो इसे कंफर्म है कि डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, 2 और 1। अगर नहीं भी चेक करें तो भी कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर भी करवा देते हैं। 3 2 + 1 हो गया 3, और 2 और 2 - 1 हो, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी कि 3 मैच हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये 2 x + y यानी कि 3 हो गया, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 हो गया, तो 2/3 + 3 2/3 ये कितना होता है, 0.666 आ जा रहा है। ठीक है, तो एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हो गया 2 + 9, तो 11/3, तो 11/3 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 एंड 2/3 11/3 का मतलब। अब एक्सरसाइज डी मतलब 10th का आंसर हम लोग का हो गया डी। अब एक्सरसाइज डी, अच्छा यहाँ पर बोला है कि वही हमें चेक करते हुए बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो बोलो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, देख कौन सा वाला सही है। ऑप्शन ए। ऑप्शन में, ठीक है, तो ऑप्शन ए से आंसर हो जा रहा है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा चेक कर लेते हैं, बाद में कोई क्लास देखेगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा। 0.2 + 3.6 इंटू 0.5, ये आना चाहिए 2.1।
चेक करते हैं 1.5 इंटू 0.2 प्लस 3.6 इंटू 0.5 0.1 मैच हो रहा है। ठीक है, फिर 2.5 इंटू 1.2 तो ये हो गया 3 और 6 इंटू 0.5 तो 6 इंटू 5 30 होता है, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर वो 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए से आंसर हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज डी का 1 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए है। फिर सेकंड का, हाँ सेकंड का आंसर सेकंड वाला जो है ये वैल्यू, सेकंड वाले का मतलब है दिस वन वैल्यू भी 28 है और ये वाले इक्वेशन का वैल्यू भी 28 है। ये सब बराबर है, मतलब ये इक्वेशन का आंसर, ये इक्वेशन का आंसर, दोनों का आंसर 28 है, तो उस हिसाब से हमें चेक करना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 6/5 करोगे और 9/6 करोगे और +1 करोगे तो 21 आना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला बात है 6/5 9/6 दोनों में पॉइंट में आंसर आएगा, चेक करके देख सकते हैं। 1.2 9/6 तो और भी कुछ अलग ही आ जाएगा। चलो 1.5 और +1 28 कैसे आएगा? 1.5 1.2 कितना स्मॉल स्मॉल वैल्यू है, तो इससे 28 आना तो पॉसिबल नहीं है, तो 6/9 पे चेक करना बेकार है। ठीक है, अब हम लोग 9/6 पे लगा लेते हैं ट्राई। ठीक है, 9/5 प्लस 6/6 प्लस 1। ठीक है, तो 6/6 1 होता है, ये भी 1 होता है, 9/5 से देख लेते हैं तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तो 1.8 +1 +1 तो ये हो जाएगा 3.8, बट मुझे कितना चाहिए? 28, तो 9/6 इससे भी देख के कोई फायदा नहीं, मतलब ये स्मॉल स्मॉल वैल्यू से होगा ही नहीं। या तो इससे होगा या तो इससे होगा, तब जाके 28 आएगा। इतने कम वैल्यू से 28 नहीं आ सकता है। 60/5 90/6 +1। ठीक है, तो 60/5 कितना होगा? 12 अच्छा सर, और 90/6 15 +1 तो 5 2 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2। हाँ इससे तो हुआ 28 तो हुआ, बस अभी इस पे ट्राई करना है। तो 60/6 और 50/5 तो ये हो जाएगा 10 और सॉरी 90/5 60/6 और 90/5 90/5 हो जाएगा 18 18 + 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी से हमारा आंसर मैच हो रहा है, मतलब आंसर हो जाएगा सी। उनका आंसर हो गया सी। थर्ड वाले का आंसर पहले इस पे ट्राई करके देखना चाहिए। इस पे भी चलेगा। ठीक है, ये इसका मतलब है x/4 का जो आंसर आएगा y/3 और z/2 सभी का आंसर सेम आएगा। तो पहले वाले ऑप्शन से तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही जा रहा है, वो दिख ही रहा है। क्यों? 4/4 1 आएगा, 3/3 1 आएगा, 2/2 1 आएगा। तो मुझे इस पे ट्राई करके देखना चाहिए। अगर इस पे भी मैच होके 62 आता है तो आंसर ए हो जाएगा। तो देख लेते हैं 7 × 4 8 × 3 और 5 × 2 क्या 62 आएगा? 28 24 और 10 कितना हो जाएगा? हाँ 62 का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 3 का ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर पे बोला है xy/x + y y/z/y + z = 40 ये बोला है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन से ही ट्राई करते हैं। तो 120 x है और y है 60, तो
120 प्लस ये और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20 आना चाहिए, तो 120 इंटू 60 ऐसे ही रखते हैं, और 60 प्लस 120 हो जाएगा 180। तो ये हो गया 3, तो ये 40 आ रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे 20 चाहिए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए से नहीं होगा, ऑप्शन बी पे ट्राई करेंगे। 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30, तो ये होता है 60 इंटू 30, और ये हो गया 90, ठीक है। तो ये 3 और ये 2, 20। चलो, ये बी से पहला वाला तो मैच हुआ, अब सेकेंड एंड थर्ड भी होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। तो 60 इंटू 30 से तो हो रहा है। अच्छा, आगे देखते हैं। वाई जेड, तो वाई कितना है 30, जेड कितना है 120, तो 30 प्लस 120 देखते हैं कितना आ रहा है। तो 30 इंटू 120 रखेंगे हम, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 150, जीरो जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 15 टू 30 करने से भी हो जाता है, ये 24 हो रहा है, नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बी में, तो इसका मतलब एक चीज तो प्रूव हुआ ना कि अगर x मेरा 60 हो रहा है, मतलब मेरा आंसर देखो, पहला वाला मैच हुआ, सेकंड वाला नहीं हुआ, सेकंड वाले का आंसर मेरा 24 आ गया, मतलब इससे एक चीज प्रूव हो रहा है, x अगर मेरा 60 है, y अगर मेरा 30 है, तो ये चलेगा, ठीक है। लेकिन y अगर मेरा 30 है दूसरे वाले के लिए, और z अगर मेरा 120 है, तो आंसर मेरा कौन सा वाला निकल के आ जा रहा है, 24 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला, तो मेरा z और x का वैल्यू ऐसा होना चाहिए, 30 और 120, अगर ऐसा हुआ तो शायद हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी वाला तो चलो कैंसिल आउट हो गया, बी वाले में आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक आ रहा है दूसरा नहीं आ रहा है। सी, सी पे चेक करते हैं, तो सी पे अगर चेक करेंगे फोर्थ वाले पे, तो 30 इंटू 120, ठीक है, 30 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 120 करने से तो मेरा 24 आता है। अभी अभी हम लोगों ने चेक किया, ये मेरा x है, ये y है, ये z है, और यहाँ पर ये मेरा y और z था। तो अगर हम पहला वाला ये 20 चेक करेंगे, तो फिर ये 30 और 120 लेके चेक करेंगे ना, तो 30 120 का ऑलरेडी कैलकुलेशन हम लोग कर रखे हैं, जिसका आंसर मेरा 24 आ रहा है, 20 तो नहीं आएगा, इसका मतलब कंफर्म कि ऑप्शन सी से भी आंसर नहीं है। क्या डी से आ जाएगा? हाँ, डी से आ जाएगा। कैसे? क्योंकि डी में पहला बात है कि तीनों से नहीं हुआ, तो डी से होगा। दूसरा बात ये है कि सी में मेरा 20 वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ गया था, तो 20 वाले ऑप्शन में क्या था, देखो x मेरा 60 था और y मेरा 30 था। यहाँ पर क्या है, x 30 है, y 60 है, लेकिन इसमें आ जाएगा क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई और एडिशन ही तो है, मतलब 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60, और ये वाले ऑप्शन से भी वही हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हम लोग का हो गया था 30 20 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो गया 20, आएगा ही आएगा, ठीक है। और 60 y और z के केस में 60 इंटू 120 और 60 प्लस 120, 60 इंटू 120, और ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये हो गया 3, और ये हो गया 40, और जेड इंटू एक्स, तो ये जेड मतलब 30 इंटू 120, तो जेड इंटू एक्स ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर 30 और 120 से चेक कर चुके हैं। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि मेरा फोर्थ वाला आंसर डी होगा, ठीक है। फिफ्थ, बोलो फिफ्थ नंबर वाला आंसर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से ही जाना, चलो अच्छा है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ये 0 0 0, हाँ ये सब में जीरो मल्टीप्लाई करेंगे 2x में, ये अगर जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो 0 0 0 0, हाँ ये जीरो ही होगा, तो फिफ्थ का आंसर तो ए होगा। इसमें क्या चेक करने वाला है, कुछ भी चेक करने का जरूरत नहीं, मुझे जीरो चाहिए, तो 0 0 0 होने से ही जीरो होना पॉसिबल है, ठीक है। बाकी किसी भी वैल्यू से ये जीरो आना पॉसिबल नहीं है, जैसे हो सकता है कि 1 - 1 ये सब से आए, लेकिन सभी में आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ये जैसे 2 इंटू 1 2 हो गया, यहाँ पर -3 मतलब -1, और ये हो जाएगा 4, -1 प्लस 4, तो ये -3 पहले ही दिख रहा है, नहीं होगा, ठीक है। बाकी जीरो से हो रहा है दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं होगा, अगर किसी एक ऑप्शन से आएगा। 6 नंबर का, सी। 6 का सी, अच्छा ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा ए से ट्राई करके देख लेते हैं, यहाँ पर हमें दिया है ऐसे, ये एक इक्वेशन है, ठीक है।
ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो 1/3 4 + 9 +2 इंटू 5 21 आना चाहिए। तो 1 + 3 इंटू 13 + 10, ठीक है। तो ये 13/3 तो पॉइंट में आएगा, +10 करेंगे तो 21 तो आएगा नहीं, ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा। तो फिर ऑप्शन ए हट जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए से हमें नहीं चेक करना पड़ेगा। फर्दर बी से चेक करते हैं। 1/3 2 + 9 +2 इंटू 5, ये 21 आना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 1/3 इंटू 11 आ जा रहा है +2.5, तो 3/11 पॉइंट में आएगा। वैसे 0.5 अगर दोनों में आया तो शायद राउंड हो सकता है, लेकिन देख लो 3.666 2 प्लस सॉरी +2.5 करने से 21 तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन जो कि आंसर है, तो ये देख लेते 1/3 24 + 9 +2 इंटू 5, तो 1/3 24 + 9 ये हो जाएगा हम लोग का 23 सॉरी 33 +2 इंटू 5 यानी ये हो जाएगा मेरा 10, तो 11 + 10, तो 11 + 10 21, ये वाला आंसर मैच हो गया, ठीक है। आगे का भी देख लेते हैं, बाकी भी मैच होना चाहिए। तो फिर ये वाला 3x, तो 3 इंटू 24 -1/2 y + z यानी 9 + 5, तो ये हो जाएगा 72 -14 7 65, ठीक है। और ये वाला x + हाफ, x मतलब 24 प्लस हाफ इंटू 24 + 9 - 5 5 9 - 5 4 होता है, 4 + 24 28 38, ठीक है। तो आंसर तो पहले बता ही दिया, सी, ठीक बात है, सी ही होना चाहिए। सेवेंथ का आंसर ऑप्शन बी 5,2। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो एक बार चेक करवा देते हैं। 5 अच्छा 4/2 पहले ऑप्शन ए से ट्राई कर लेते हैं। 5/5, ठीक है। नहीं, पहले हम लोग ये छोटे वाले पे ट्राई करेंगे। अगर इस पे होता है तो 3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 30। 10 इंटू वाई मतलब 5 - 2 मतलब 3, ये 31। अच्छा, अब फिर इस पे ट्राई करना पड़ेगा 4/, क्योंकि इससे तो मैच हो रहा है। 4/2 -5/5, तो ये हो गया 2 - 1 यानी 1, और इधर कितना होना चाहिए x + y मतलब 2 + 5 2 इंटू 5 +3/10, तो 7/10 +3/10, तो 10/10, ये 1 ये मैच हो गया। 7 वाला 7 का ए, ए सही है, बी नहीं होगा, ए सही है। 7 का ए से मैच होगा, ए होगा। 5,2 5,2 से फिर नहीं होगा, इससे हो रहा है तो इससे होना पॉसिबल नहीं। ये 4/5 माइनस, इस पे ट्राई करके देख लेते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 30, और 10 इंटू वाई मतलब 2 - 5, तो ये हो जाएगा 10 इंटू -3, तो -30 नहीं, 1 एक 30 एक -30 नहीं होगा, ए से ही हो रहा है, ये सही है। 8th नंबर, ये वाला 2 होना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन का वैल्यू और इस इक्वेशन का वैल्यू 2 होगा, मतलब दिस इक्वेशन भी 2 है, ये वाला इक्वेशन भी 2 है। ऑप्शन सी। सी, ठीक है। तो पहले ए से ट्राई करके दिखा देते हैं। तो 1/0.01 +2 +0.03 डिवाइडेड बाई 0.05 होना कितना चाहिए, 2 होना चाहिए। पॉसिबल तो है नहीं, दिख ही रहा है फिर भी। 0.01, तो ये हो जाएगा 100 +2.03 डिवाइडेड बाई 0.05, तो ये आंसर हो गया 40.6। तो ये कैसे आएगा, 2 नहीं आएगा, ठीक है। बी, बी से भी दिखा रहा हूँ।
0.1 divided by 0.01 plus 0.2 plus 0.03 divided by 0.05. 0.1 divided by 0.01. 10 plus 0.2 plus 0.03 divided by 0.05. 4.6, ये भी 2 नहीं आए, ठीक है। अब सी से इसका मतलब आना चाहिए, तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.01, तो 1 आ जाएगा, प्लस 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.05, ठीक है। तो ये ऐड करने से 0.05, नीचे भी 0.05 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2। अच्छा, अब इसमें भी 2 आ जाना चाहिए, तो सी ऑप्शन से फिर से ट्राई करेंगे। 0.01 बाई 0.02 और 0.02 प्लस 0.03 डिवाइडेड बाई 0.04। देखते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस ये दोनों ऐड करके 0.05 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये हो जाता है 1.25। ये क्या गलत कर दिया, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.02, जिसपे आंसर आ रहा है, हाँ 1/2 आएगा 0.05, ठीक है। ओ ओ ओ, ये y है। अच्छा, तो पहले मुझे 0.02 लगाना चाहिए, फिर ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स प्लस दिस वन है, मतलब 0.01 प्लस 0.03, मतलब 0.11 प्लस करने से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी। 9th, में ये वाला दिया हुआ, इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ट्राई कर लेंगे ऑप्शन बी। तो पहले ए से ट्राई करते, 12, 11 और 10, तो x इंटू वाई मतलब 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स मतलब 11 माइनस 12। ये आंसर, ये ऑप्शन ए से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें आंसर -1 आएगा, मेरा आंसर 110 है, या जो भी हो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, इसका सोल्यूशन नेगेटिव आएगा, तो फिर ऑप्शन ए से नहीं होगा, ये बात कंफर्म हो गया। अच्छा, ऑप्शन बी जो कि आंसर बता रहे वो ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11 माइनस 10, तो 110 डिवाइडेड बाई 1, तो 110 होता है, ठीक है। अच्छा, बाकियों पे ट्राई करेंगे, y इंटू जेड, तो y 11 है, z 12 है, z माइनस वाई, तो ये सेम उसी तरीके से यहाँ पर 1 हो जाएगा। 11 इंटू 12 132 ही होता है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार, 132 होगा, हाँ 132, तो ये आंसर 132 आ गया। z इंटू एक्स, तो ये वाला 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई z मतलब 12 प्लस एक्स मतलब 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22। 11 इंटू, अच्छा 11 इंटू 12 ऐसे ही रख देते हैं, तो मुझे ये z इंटू एक्स करना है, 11 इंटू 12 और z प्लस एक्स, तो 11 प्लस 12, ये 11 3, और ये हो जाएगा 2, 23 हो जाएगा 60। 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 23, तो ये इस तरीके से करेंगे तो समझना मुश्किल हो जाएगा। z मतलब 12 और x का नहीं 10 ही तो था, इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 12, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये 10 और ये हो जाएगा 22। अब कैलकुलेशन करते हैं, 2 6 12 2 11 मतलब 60 बाई, हाँ सही है, ऑप्शन बी, 9th का ऑप्शन बी।
टेंथ नंबर का कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। यहाँ पर दिया है कि 0 0 और ये 13 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये 0 आ रहा है कि नहीं चेक करेंगे हम। ऑप्शन ए से पहले चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए से मेरा ये हो गया 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 3 12, 70 इंटू 7 ये हो जाएगा 490। तो इतने बड़े कैलकुलेशन से तो 0 कहीं से नहीं दिख रहा है, आएगा। अब 1 से इस पे ट्राई करते। 3 इंटू 1 3 हो गया, 4 इंटू 7 28 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 210। तो इससे भी मेरा 0 आने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है। 243, तो ये हो गया 6 माइनस 16 प्लस 17 टू ये हो जाएगा 210। तो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि 0 आएगा। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा है डी, जिससे मेरा आंसर आ सकता है। तो इस पे हम लोग देख लेते हैं। आंसर तो डी होगा, बट ट्राई भी कर लेते हैं। आंसर डी होगा, कंफर्म हो गया, क्योंकि बाकी तीनों से तो फेल हो गया। तो -10, तो 3 इंटू -10 प्लस -4 इंटू 10 और प्लस 70 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -30 -40 प्लस 70। तो -30 -40 -70 प्लस 70 0 है, ठीक है। तो हो गया। अब ये वाला, तो 2 इंटू -10, तो -20 प्लस 3 इंटू 10 तो 30 और 10 इंटू 10 इंटू 1 तो -10 है, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -30 प्लस 30। तो इसका आंसर भी मेरा 0 आ गया। अब ये वाला, तो -10 प्लस 10 इंटू 2 20 प्लस 3 इंटू 1 3, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 10th का आंसर हम लोग का ऑप्शन। ऐसे भी एबीसी से नहीं हुआ तो हम लोग आराम से डी ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। अब ये जो कुछ यहाँ पर दिया हुआ ये हम बता देते कैसे गलती किया हुआ है इलास्ट्रेशन में। तो यहाँ पर बोला है कि क्योंकि सॉल्व करना तो हमारे लिए नेसेसरी होता नहीं, फिर भी यहाँ दिया है तो हम सिखाने के लिए बता देते हैं। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इस तरीके से होता है। अगर न्यूमरेटर को हम लोग 2 से इंक्रीज करेंगे, द डिनोमिनेटर बाय 1, डिनोमिनेटर को 1 से इंक्रीज करेंगे, इट बिकम्स 1, मतलब फ्रैक्शन मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने से ही ना हमारा जो है कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 4, न्यूमरेटर को अगर 4 से डिक्रीज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर बाय 2, डिनोमिनेटर को 2 से डिक्रीज कर रहे हैं, तो आंसर मेरा हाफ होगा। फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फ्रैक्शन है मेरा x बाई y, ठीक है। तो ये n के जगह x और d के जगह y लिखना होगा। तो देखो इक्वेशन वैसे ही बना हुआ है। तो ये अगर हम लोग n की जगह x लिखते हैं तो x प्लस 2, ये देखो, और डिनोमिनेटर की जगह y लिखते हैं तो y प्लस 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ n की जगह अगर हम x लिखेंगे और y की जगह d लिखेंगे तो x -4 और y -2 हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करना है सॉल्व। तो सॉल्व वैसे जरूरत नहीं, लेकिन हम ये क्वेश्चन बता रहे तो हम सॉल्व भी बता देते कैसे करके होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा y प्लस 1, तो x माइनस वाई हो जाएगा -2, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x माइनस 8 ये हो गया 2y माइनस y माइनस 2, ठीक है। तो 2x माइनस वाई ये हो जाएगा 6। अब अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड हम यूज करते हैं ज्यादा, क्योंकि इससे जल्दी होता है। तो x माइनस वाई -2 है और 2x माइनस वाई 6 है। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को अगर माइनस कर देते हैं, मतलब 1 माइनस 2 करते हैं, तो हम ऐसे ऊपर नीचे लिखते हैं। अगर चाहो तो पास पास भी लिख सकते हो, मतलब x माइनस वाई माइनस ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल -2 माइनस ऑफ 6, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ माइनस साइन लगा देते हैं। अगर प्लस करेंगे तो प्लस साइन लगा देंगे। तो x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाएगा -6 और -2 -8। तो x का वैल्यू 8 हो गया। आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। x का वैल्यू मेरा 8 हो गया, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 8 माइनस वाई हो जाता है -2, माइनस वाई हो जाएगा -2 -8 यानी कि -10, यानी 10 माइनस वाई इक्वल टू -10 यानी 10 हो जाएगा। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा x बाई वाई यानी 8/10,
10, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 7/8 होता है। अच्छा, y का वैल्यू मेरा 8 आना चाहिए और x का वैल्यू मेरा 7 आना चाहिए। x का वैल्यू 7 आना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या वैल्यू किया। x + 2 y + 1 x - y, ओ अच्छा ये 1 होगा ना, 2 इधर आ जाएगा, -2 और -1, इसको मैंने आगे किया ही नहीं सॉल्व। -2 और -1 यहाँ पर होना चाहिए था, तो फिर ये हो जाएगा -2 और +1, ये -1 होगा। तो एक इक्वेशन x - 1 -1, तो ये -7 आएगा। अब ये मतलब 7 आ जाएगा, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 7 पुट करते हैं तो ये इधर हो जाएगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। x का वैल्यू 7, ये तो मेरा सही आ गया। अब 7 - y इसमें पुट करेंगे, -1, तो -y = -1 - 7, तो -y - 8, यानी y = 8 हो जाएगा। तो 7/8 हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। मेरा यहाँ पर गलत क्या हो गया था, मैंने 2 को इधर लाया और 1 का कैलकुलेशन इस पे लगाया ही नहीं, तो -2 और +1, ठीक है। ये -2 और +1 यहाँ पर ठीक कर दो, -2 और +1, तो ये -1 हो गया। तो इसका आंसर हम लोग का y का 8 और x का 7, यानी फ्रैक्शन मेरा 7/8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला बोल रहा है द एज ऑफ ए मैन इज 3 times the sum of the age of his 2 sons and 5 years hence his age will be double the sum of their ages. Find the present age of the man, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज है उस पर्सन का x, ठीक है। प्रेजेंट एज है x। अब बोल रहे हैं द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, ठीक है। तो ये मैन है, इनके 2 बेटे हैं, ये एक बेटा और ये एक बेटा, ठीक है। तो इस बेटे का एज और इस बेटे का एज, ठीक है, इसको अगर टोटल करेंगे, ठीक है, इसको अगर टोटल द एज ऑफ ए मैन इज 3 times द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन, तो ये दोनों का एज टोटल मान लेते हैं y, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन में ऐसे बोल रहा है कि इनका जो प्रेजेंट एज है इस पर्सन का, ये जो है ये 3 टाइम्स है, ये 3 गुना है इनके दोनों बेटे के एज के टोटल का। तो दोनों बेटे का एज का टोटल अगर y है और इनका एज अगर x है, तो बोला है कि द एज ऑफ मैन इज 3 टाइम्स, ये 3 गुना है इसका, तो फिर मुझे 3 किधर मल्टीप्लाई करना चाहिए, इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि फादर का जो एज है वो 3 गुना है इन दोनों के टोटल एज का। मतलब अगर इन दोनों का टोटल एज मान लो कि 10 है, तो फादर का एज 30 है, इसका मतलब ये होता है 3 टाइम्स। तो एक इक्वेशन तो ये हम लोग का बन गया कि x = 3y, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोलना है, एंड 5 years hence, 5 साल बाद his age will be double the sum of their age, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट केस। और 5 साल बाद इस पर्सन का एज कितना हो जाएगा, x + 5, ठीक है। और ये 2 बेटों का एज का टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी एज 5 साल से बढ़ेगा, पहले मतलब ये जो बेटा है इसका भी एज 5 साल से बढ़ेगा, इसका भी 5 साल से बढ़ेगा। तो अभी अगर इनका एज का टोटल y है, तो आफ्टर 5 years इनके एज का टोटल कितना हो जाएगा, 5 + 5। क्यों 2 बार 5 हुआ, क्योंकि 5 साल बाद इसका एज भी 5 बढ़ेगा, इसका एज भी 5 बढ़ेगा, मतलब करंट एज में टोटल 10 होना चाहिए, इसलिए 5 + 5 होगा। ये क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज में भी है, वहां भी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो y + 10 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस सिचुएशन में ये जो एज बना, ठीक है, 5 साल बाद इनका एज और इनका एज, इसमें रिलेशन क्या है, बोल रहा है कि डबल द सम ऑफ देयर एज, मतलब ये जो है ये वैल्यू इस एज का डबल है, मतलब यहाँ पर 2 लगे, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करके देखना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x = 3y है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर x के जगह 3y पुट कर देते हैं, तो y आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ एलिमिनेशन नहीं करके सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो x की जगह पे अगर हम लोग 3y पुट करते हैं, 3y + 5 = 2 × 2y + 20, ठीक है। तो ये इधर हो गया y
20 माइनस 5 यानी 15, तो y का वैल्यू हो गया 15। अगर y 15 हो गया तो x कितना होगा, 3 इंटू 15 यानी कि 45। कितने आसानी से निकल गया। तो हमेशा एलिमिनेशन ही करना ऐसा जरूरी नहीं है। जब मुझे x का वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है इक्वेशन में तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मुझे पूछा था प्रेजेंटेज ऑफ द मैन, तो प्रेजेंटेज x माना है, x का वैल्यू 45, तो प्रेजेंटेज हो जाएगा 45। ठीक है, तो कितने आसानी से निकल गया। और बोल रहा है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट ऑफ विच द मिडिल वन इज 0। तो एक नंबर में 3 डिजिट है बट मिडिल वाला वैल्यू 0 है, एंड द सम ऑफ द अदर डिजिट इज 9। मतलब एक नंबर है 3 डिजिट्स वाले, ठीक है, तो 3 डिजिट्स लेकिन बीच वाला 0 है, तो 3 डिजिट मतलब XYZ ये 3 होगा। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरा यूनिट प्लेस है, ये ऐसे मान लेते हैं ये यूनिट है, ये 10th प्लेस है, ठीक है, ये जो है 100th प्लेस है। तो अगर मुझे इस नंबर को बनाना है तो कैसे बनेगा, 100 इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है, और 10 इंटू वाई हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, 1 इंटू एक्स। इस तरीके से नंबर बनता है। जैसे मान लो नंबर कोई है 325, तो ये कैसे बना होगा, 3 इंटू 100, 2 इंटू 10 और 5 इंटू 1, ऐसे करके नंबर बनता है। तो 300, क्योंकि 100 प्लेस है मैंने 200 के घर, ये हो गया 20, मतलब सॉरी এটা শতক এটা দশক, और ये हो गया 5, मतलब ये हो जाता है 325। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब बोल रहा है कि जो बीच वाला नंबर है, मिडिल नंबर 0 है, तो ये अगर मिडिल नंबर ये एक्स ही अगर 0 है तो मेरा ये 100Z प्लस 0 प्लस एक्स हो जाएगा, मतलब 100Z प्लस एक्स हो जाएगा। तो मैंने जेड और एक्स को रखा, इन्होंने एक्स और वाई को रखा, एक ही बात है। अब बोल रहा है कि बाकी डिजिट्स के टोटल 9 है, मतलब जेड प्लस एक्स जो डिजिट्स है उसका टोटल 9 है। द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 297। अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो पहले वाले नंबर से 297 का डिफरेंस रखता है, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर चेंज करते हैं। तो अगर 100Z प्लस एक्स है तो फिर डिजिट का चेंज होने का मतलब जेड को यूनिट प्लेस में देंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएगा 100x प्लस जेड, नया वाला नंबर हो जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस बोल रहा है कितने का है, 297 है। कौन सा ज्यादा आएगा, द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर। तो ये हो गया चेंज वाला नंबर, ये ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से। कितना, ओरिजिनल नंबर है 100Z प्लस एक्स, कितना ज्यादा है, बोल रहा है 297 ज्यादा है। मैंने इस तरीके से किया, इन्होंने इधर 297 ऐड किया, एक ही बात है, करके देख सकते हैं हम लोग। तो हमें पूछा है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ठीक है, ये पूछा है। तो 100x प्लस जेड माइनस 100Z प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 297। ठीक है, तो 100x प्लस एक्स, अच्छा ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस में, तो 99x माइनस 99Z, ये हो गया 297। अब 99 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस जेड हो जाता है 297। अब चेक करना है कि 297 डिविजिबल बाय 90 है कि नहीं है, 99 है कि नहीं है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस जेड हो गया 3, और एक है x प्लस जेड 9, तो x प्लस जेड है 9, एक इक्वेशन बना हुआ है, एक इक्वेशन x माइनस जेड है 3, तो ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 12, तो x हो जाएगा 6। ठीक है, तो जेड कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, ये 3 हो गया। तो नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर तो मेरा ये वाला है। तो 100 इंटू जेड यानी 3 प्लस एक्स यानी मेरा 6, तो 300 प्लस 6 306 होगा। बाकी ये सब सॉल्व करने देगा नहीं हमें, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा बट हम लोग ऑप्शन देख के कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, 10th प्लेस का मतलब क्या है। अगर ये हमें नॉलेज में नहीं रहेगा तो बाई चांस हमें कभी भी सॉल्व करने का जरूरत ऐसा लगे तो फिर कर नहीं पाए। ठीक है, अच्छा अब एक्सरसाइज ई जो है ये वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 4:5, देयर मंथली एक्सपेंसेस 7:9, इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोगों ने रेशियो में भी किया था। तो
50 पर मंथ करके अगर ये लोग सेविंग्स करेंगे तो फिर इनका मंथली इनकम कितना है, तो बोलो ये आंसर कितना होगा। इनकम का रेशियो 4:5 है, तो ये सब तो इनकम दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा रेशियो 4:5 हो रहा है, वही मेरा आंसर होना चाहिए, ज्यादा कुछ अगर नहीं भी देखते। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। बाकी इसमें और कंफर्मेशन चाहते हैं तो देख सकते हैं, 50 करके सेविंग्स होने से पहले वाले के सेविंग्स के बाद एक्सपेंसेस होता है 350, दूसरे वाले का हो जाएगा 50 माइनस करने से 450, और इसका रेशियो 7:9 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7:9 बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब 1 का आंसर हम लोग का बी हो गया। सेकेंड, find the fraction which is equal to half when both its numerator and denominator are increased by 2। पहले ये चेक करते हैं कि दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 अगर ऐड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो चेक करते हैं 3 + 2 8 + 2 कितना होता है 5/10, क्या हाफ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आगे का चेक करते हैं, इट इज इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ इंक्रीज बाय 12, अगर दोनों को 12 से इंक्रीज करेंगे तो बोल रहा है कि 3/4 हो जाएगा, तो चेक करते हैं 20 3/4, हाँ हो रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इस केस में 2 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 में बोल रहा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ, ये अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, find the present age, ये हमें निकालने के लिए बोला है, तो ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन की हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस दिया हुआ है उससे नहीं निकल सकता है, तो 3 वाले को हमें यहाँ पर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो हमें बोला है प्रेजेंट एज, तो लेट प्रेजेंट एज एक्स, ठीक है। अब बोल रहा है द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, तो ठीक है, तो ये पर्सन इनके 2 बेटे, इन 2 बेटों का एज का जो भी टोटल है वो वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ट्वाइस है, 2 गुना है, मतलब एक से इक्वल टू 2y है, तो इनका जो एज है अभी उनके 2 बेटों के एज के टोटल का डबल, ठीक है। 5 years ago his age was thrice the sum of their age, अब बोला है 5 years ago, तो 5 years ago दोनों का एज कितना होगा, 5 years ago इस पर्सन का एज कितना होगा x-5, ठीक है, और इन दोनों का एज कितना होगा 5 years ago। अभी अगर दोनों का एज मिला के y है तो 5 साल पहले दोनों का एज कितना रहा होगा, दोनों को एज से 5 माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कितना करना पड़ेगा, -10। -10, ठीक है। अब 5 years एगो वाला जो कंडीशन है वो बोल रहा है थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है, तो x-5 जो है ये इनके एज के टोटल का 3 गुना है, ये बोला है। अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 2y है, तो यहाँ पर 2y पुट कर देंगे, तो ये हो गया 3y-30, तो ये इधर आ जाएगा तो -y, और ये इधर हो जाएगा तो -25, तो y हो गया है मेरा 25, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, मुझे x ही पूछा है प्रेजेंटेज, तो 2 × 25 यानी हो जाएगा मेरा 50, तो आंसर मेरा मैम हो एक जाएगा। क्या बोले? এই 5 x-5 is equal to 3 মানে ওই ইকুয়েশনটাকে আবার একটু বলে দেবেন। x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 5 years ago his age was thrice the sum of their ages, मतलब 5 साल पहले फादर का जो एज था, पिता का जो एज था वो दोनों बेटे के एज के टोटल का 5 गुना था, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 इधर क्यों लग रहा है, पहला बात है कि 5 साल पहले पिता का एज ये था और 5 साल पहले दोनों बेटों का एज का टोटल इतना था, ठीक है। अब बोल रहा है कि पिता का एज दोनों बेटे के एज का टोटल का 3 गुना था, ठीक है। तो ये इक्वेशन को मुझे बराबर करना है, बराबर करने का मतलब इधर भी जितना आंसर आएगा इधर भी इतना आएगा, तो किसका एज ज्यादा बोल रहा है, ये लाइन पढ़ के क्या पता चल रहा है, हिज एज वाज थ्राइस, 3 गुना है द सम ऑफ देयर एजेस, तो किसका ज्यादा है, इन दोनों के टोटल का 10 साल पहले इन दोनों के टोटल मतलब 5 साल, दोनों है तो 10 माइनस हुआ, दोनों के एज का टोटल ज्यादा है कि इनके एज का इनका एज ज्यादा है, ये जो लाइन बोला थ्राइस द सम ऑफ देयर एजेस, मतलब बेटों के एज का 3 गुना, तो बेटों के एज का 3 गुना करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगा कि नहीं,
यस मैम। तो अगर ये वाला क्या हो गया, ये वाला वैल्यू इसका मतलब ज्यादा है, और ये वाला वैल्यू इसका मतलब क्या है कि 5 साल पहले बेटों का एज का टोटल का 3 गुना इनका एज है। तो अगर मुझे दोनों साइड बराबर करना है तो सिंपल बात है, अगर इनका एज यहाँ पर मान लेते हैं 20 है, तो इनका 3 गुना मतलब कितना होगा 60। तो मुझे अगर बराबर करना है तो 3 मुझे कहाँ लगाना है, इधर इधर 60 है तो मुझे इधर कितना लगाना पड़ेगा, इधर भी बराबर करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए 3 इधर मल्टीप्लाई, एक इक्वेशन बनाएंगे ना। बोलो समझ गए आप? यस मैम। यहाँ पर भी सेम वही वाला कंडीशन है। यहाँ पर बोला है दोनों के एज का टोटल जो है उसका 2 टाइम्स है फादर का एज। ठीक है, तो अगर फादर का एज मान लो यहाँ पर 50 है तो इनका एज कितना होगा 25 होगा। 25 का 2 गुना ही तो 50 होता है। तो मुझे अगर इक्वेशन बनाना है तो जिधर कम है उधर ही तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 50। अच्छा, और 4th नंबर देख लो, 5 तक कर लेते, फिर 4 तक करते, 5th वाला थोड़ा टाइम लगेगा। ए नंबर बिटवीन 10 and 100 is 5 times the sum of the digit if 9 be added to the digit are reverse, find the number। तो 10 से 100 के बीच के अंदर जो नंबर है is 5 times the sum of its digits। ठीक है, तो डिजिट्स का सम करने से उसका 5 गुना करने से जो आंसर आएगा वो नंबर के बराबर है। पहला कंडीशन तो ये बोला है। तो डिजिट को ऐड करो 54, तो 54 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो होता है 9। ठीक है, इसका 5 टाइम्स करेंगे तो 45 होता है। तो इसका मतलब 54 तो नहीं आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 प्लस 5 टाइम्स द नंबर अब बोला है कि ए नंबर बिटवीन 10 and 100, ओ सॉरी ऐड करना पड़ेगा। ओ ऐड करके ही मैंने किया है। 5 प्लस 3 ये हो गया 8, 8 इंटू 5 तो 40 हो रहा है, 53 नहीं हो रहा है, 45। 45 में 4 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 में अगर मुझे 5 करेंगे तो कितना मिलेगा 45 मिल रहा है। देखो वही बोला था कि अगर 5 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, तो डिजिट्स का सम किया उसका 5 टाइम्स किया तो वही नंबर मिलेगा। इफ 9 भी एडेड टू इट, अगर इसमें 9 ऐड करते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाएगा, मतलब 54 होना चाहिए। क्या 45 में 9 ऐड करने से 54 होता है? चेक कर लेते। हाँ होता है। मतलब 4th का आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या जगह, 4th का आंसर हम लोग का हो गया 45। 45 कितना नंबर था? सी, ये सी हो जाएगा। और 3rd नंबर का आंसर हम लोग का, 3rd नंबर वाला हम लोग का डी हुआ है। 3rd नंबर का आंसर हम लोग का डी हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये 5th वाले से अभी बाकी है, सारा तो नहीं होता है ऐसे कहीं से नहीं। तो 5th नंबर से लेके 11th नंबर तक, 5th से लेके 11 नंबर तक होमवर्क दे देते हैं, ये करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में ये और उसके बाद क्वाड्रेटिक जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएंगे। बाय मैम।